हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रिसीजन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप लोगों ने क्लास 8th में ये चैप्टर किया था लाइट, एंड 7th में भी इसके कुछ कंसेप्ट्स आपने पढ़े थे। तो आई होप आपको वो सभी कंसेप्ट्स याद हो। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। जीरो से ही हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। आइए, लाइट आप सभी जानते हैं एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम चीजों को अपने आसपास देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को जो है देख नहीं पाएंगे। तो इट हेल्प्स अस टू व्यू थिंग्स, इट हेल्प अस टू सी थिंग्स। ठीक है, तो एक्चुअल में लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, क्योंकि सनलाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है जिसको प्लांट्स भी यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सिमिलरली लाइट भी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है जो हमें सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करती है। इट मींस इट हेल्प्स अस टू व्यू ऑब्जेक्ट्स। ये हमें सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करने वाली है। साइट मींस होता है विजन। कैसे ये काम करती है? कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके वापस हमारी आंखों तक आती है तो उसकी एक इमेज बनाती हैं। और अगर लाइट नहीं होगी तो वहां पर कोई भी रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी नहीं। और जब तक हमारी आंखों में रेज नहीं आएंगी तो हमारे जो रेटिना होता है वहां पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्रेन जो है कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो लाइट बेसिकली जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को आसपास देख पाते हैं, या इट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। बट लाइट को लेकर अब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है कि लाइट का एक्चुअल नेचर क्या है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो लाइट होती है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, जिन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं। कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल एनर्जी बंडल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो इन फोटॉन्स के अंदर ही कुछ जो है एनर्जी प्रेजेंट होती है और उसी की वजह से लाइट मूव करती है। बट उसी के साथ साथ फिर क्रिश्चियन ह्यूगिंस ने भी एक और थ्योरी सजेस्ट की। उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। तो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है कि लाइट एक्चुअल में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है या फिर लाइट एक्चुअल में एक वेव की तरह बिहेव करती है। तो कोई भी एक थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है, क्योंकि लाइट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल थ्योरी पे बेस्ड हैं, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो वेव थ्योरी पे बेस्ड हैं। तो इसीलिए ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि लाइट जो है इसका डुअल नेचर है, यानी कि एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है लाइट और एज अ वेव भी बिहेव कर सकती है। तो अब देखते हैं कि कुछ ऐसे फिनोमिनाज जो पार्टिकल नेचर पे होंगे, कुछ ऐसे फिनोमिनाज जो वेव नेचर पे होंगे। तो आप लोगों ने अभी तक सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है क्लास 7th में, क्लास 8th में। इसके अलावा आपने लाइट के और कुछ फिनोमिनाज अभी तक नहीं देखे हैं। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है सबसे बेसिक फिनोमिना है, एंड ये फिनोमिना पार्टिकल नेचर पे ही बेस्ड है। अब हम क्लास 10th के अंदर एक और फिनोमिना पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में मैं आपको आगे सेशंस में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि इसमें लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। लाइट जिस भी रास्ते से चल रही होती है वो अपना पाथ थोड़ा सा डेविएट कर लेती है, उसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर नहीं रहती है। तो ये जो फिनोमिना है ये फिनोमिना भी पार्टिकल नेचर पे ही बेस्ड है। अब इसके बाद दो फिनोमिनाज और हैं जो आप आगे क्लास 12th फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें से एक फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस और एक फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमिनाज हैं इनमें क्या होता है, सबसे पहले मैं इंटरफेरेंस के बारे में बताता हूं। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि लाइट अगर दो या दो से ज्यादा सोर्सेस से आ रही होती है तो उनसे जो लाइट का जो फाइनल सोर्स बनेगा या जो फाइनल इमेज बनती है वो ओवरलैपिंग करके बनती है। आप यहां पर देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि पहले सोर्स 1 से जो है लाइट रिलीज हो रही है, सोर्स 1 से। उसके बाद लाइट जो है आगे मूव कर रही है, मूव करने में सोर्स 2 पे जाते में लाइट स्प्लिट हो रही है। बट आप यहां पर देख सकते हो लाइट को एज अ वेव बनाया। वेव जैसे कि अगर आप किसी वाटर बॉडी के अंदर, किसी पानी में, तालाब में कोई पत्थर फेंकते हो
तो वहां पर आपको इस तरीके से गोल गोल रिपल्स बनते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरीके से लाइट भी वेव की तरह ही मूव कर रही है इसमें। और जो डिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमिना है, जिसमें लाइट जो होती है वो कर्व्स पे से या फिर जहां पे भी कर्व आएगा लाइट वहां से बेंड हो जाती है। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि लाइट यहाँ पर एज अ स्ट्रेट लाइन आ रही है, बट जैसे यहाँ पर बीच में कर्व आया तो लाइट उसके बाद इस तरीके से निकली है, एक वेव के फॉर्म में निकली है। तो लाइट को लेकर दोनों ही थ्योरीज जो है अपनी अपनी जगह पर सही है, बट हम क्लास 10th के अंदर सिर्फ पार्टिकल थ्योरी पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो हम फिनोमिना पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, वो दोनों ही फिनोमिना जो है पार्टिकल थ्योरी पे बेस्ड है। बाकी क्लास 12th की फिजिक्स में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनाज आते हैं जो कि वेव थ्योरी पे होते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो। आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन हमारे पास है या ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। बट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं है या जो लाइट एमिट ही नहीं करते हैं, उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में से चेयर, पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे इस तरीके के कैरेक्टर्स मतलब ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पे। तो यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लेवल के लिए आएंगी क्लास 10th के लायक। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपके क्लास 10th में दोनों ही चैप्टर्स हैं, आगे इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी, तो दोनों ही चीजें वहां पर भी काम आएंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट वाला भी है और कुछ इसमें मैग्नेटिक वाला भी है। तो लाइट के पास दो तरीके की फील्ड्स होती हैं, एक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ही फील्ड जो होती हैं, ये दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलरली मूव कर रही होती हैं। आप जैसा कि यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जो ब्लू कलर से मार्क की गई हैं वो ब्लू कलर से मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और जो रेड कलर से यहाँ पे मार्क की गई हैं वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइट जैसे जैसे आगे को मूव करती जाती है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहती है और उसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि रेड वाली जो वेव रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लू वाली वेव है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। तो लाइट का क्योंकि कैरेक्टर है पार्टिकल भी और वेव भी, तो ये वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बाद जैसे साउंड होता है कि साउंड बिना किसी मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन लाइट को ऐसा कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, बट स्टिल वहां से सनलाइट जो है वो आप तक पहुंच रही है, अर्थ पे आ रही है। तो इसलिए लाइट को डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम मतलब कि कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरीके का कोई भी मटेरियल मीडियम लाइट को नहीं चाहिए फॉर इट्स प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब होता है मूवमेंट। इसके बाद लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब ही है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, और इसी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के फिनोमिना के बेस पर ही शैडो की फॉर्मेशन होती है। जो हम शैडो फॉर्मेशन पढ़ते हैं वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बेस पर ही है कि शैडो फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो यहां पर मेरे पास एक सोर्स है, मैंने कोई ब्लॉक लगा दिया और यहां से लाइट आ रही है, तो लाइट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ये पार्टिकल नेचर पे काम कर रही है ये वाली थ्योरी, वेव नेचर पे नहीं है। वेव नेचर पे होती है तो हमें पता है कि अराउंड द एजेस लाइट जो है बेंड कर जाएगी, बट पार्टिकल नेचर में ऐसा नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो जितने रीजन के अंदर यहाँ पर जो है लाइट इस तरीके से आएगी, ये जो पीछे का रीजन यहाँ पर रह जाएगा, इस रीजन में कोई भी लाइट वेव नहीं आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगी, यहाँ पर बन जाती है उसकी शैडो। तो शैडो फॉर्मेशन जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के कंसेप्ट पे ही काम करता है। इसके बाद लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में भी, अभी बताया मैंने आपको कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो ये वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ मिले, ये वैक्यूम में भी लाइट जो है मूव कर सकती है। एंड लाइट की जो स्पीड होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड लाइट की जो वेव जो स्पीड है वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो डिपेंड कर रही है मीडियम के नेचर पे। ऐसा नहीं है कि लाइट मूव ही नहीं करेगी, लाइट मूव करेगी,
बट स्पीड चेंज हो सकती है। जो अभी हम आगे क्लास 10th में ही रिफ्रैक्शन वाला जो हमारा टॉपिक आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन का कॉज ही है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग हो जाती है हर मीडियम में। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको बोला गया कि स्पीड ऑफ लाइट वेव डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, कि लाइट वेव की जो स्पीड्स होती हैं वो मीडियम पे डिपेंड करती है कि किस मीडियम से वो पास हो रही हैं, और इसी प्रॉपर्टी पे ही रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल जो है बना हुआ है, या रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पॉसिबल हो पाता है। तो आई होप आपको लाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जब हम फिजिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन करते हैं लाइट की, तो उसके लिए अब देखो लाइट जो है वैसे तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट फिजिक्स में जब हम डायग्राम्स बनाते हैं या उसमें हमें अगर लाइट को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर हम यूज करते हैं रे। तो रे एक्चुअल में क्या है, रे जो होता है किसी भी सोर्स से निकली हुई लाइट का पाथ रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने यहाँ पर कोई जो है बल्ब बना हुआ है, ये बल्ब का इलेक्ट्रिक सिंबल है, तो इससे जो भी लाइट रिलीज हो रही है उसका पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रे रिप्रेजेंट करते हैं, या रे की हेल्प से हम पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर कभी बहुत सारी रेज एक ही डायरेक्शन में चल रही हो तो उन रेज को या उन बंडल ऑफ रेज को हम बीम बोल देते हैं। अगर एक सिंगल पाथ रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है तो रे होता है, और अगर मोर देन वन रे वहां पर आपकी रिप्रेजेंट की जा रही है, यानी कि हम बहुत सारे उसमें पाथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बीम बोलते हैं। अब बीम आपके पास दो तरीके की होती है, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड पैरेलल बीम। तो कन्वर्जेंट बीम में क्या हो रहा है कि लाइट जो है एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, यानी कि एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है। जैसे कि इस तरीके से सारी रेज जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट कर रही है। इस रे का सोर्स अलग है, इसका भी सोर्स अलग है, इसका भी सोर्स अलग है, इसका भी सोर्स अलग है, बट सभी रेज एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही है, उसको हम कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि लाइट का जो बीम है उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज होती जा रही है, इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। लेकिन डाइवर्जेंट रे के अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट से लाइट अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, और उसके बाद जो उसका गैप होगा, उनके बीच का जो गैप होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा, उसको हम डाइवर्जेंट रे बोलते हैं या डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। इसके बाद ऐसी बीम जिसमें पाथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, सभी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से या पर्टिकुलर गैप से एक पॉइंट की तरफ मूव कर रही होती हैं, उनको हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। चलिए अब हम शुरू करेंगे लाइट का सबसे पहला फिनोमिना, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उससे पहले मैंने आपको अभी ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में, कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसी फिनोमिना को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोलते हैं, और इसी की वजह से शेडोज की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। तो आपने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाना, यानी कि जैसे अगर आप किसी दीवार पे किसी वॉल के ऊपर एक बॉल फेंकते हैं तो वो जो बॉल है वो वापस आपकी तरफ आ जाएगी। आपने किसी चीज के ऊपर या किसी भी एक वॉल के ऊपर, मान लीजिए आपके पास कोस्को की टेनिस बॉल है, आपने उसको थ्रो किया तो वो वापस आप ही की तरफ आ जाती है, उस चीज को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सेम चीज लाइट के साथ भी होती है, बट उसके लिए यहाँ पर कंडीशन जरूरी है रिफ्लेक्शन कराने के लिए, कि आपके पास जो सरफेस है जहां से वो बाउंस बैक कर रही है वो सरफेस पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, समथिंग लाइक मिरर या कोई मेटल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसके पास शाइन हो, जिसके पास लस्टर हो। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रेज बाउंस बैक करती है इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम इसलिए बोला गया है क्योंकि आपके और मिरर के बीच में एयर ही है। तो आपने अगर मान लो लेजर से कोई रे मिरर की तरफ डाली है तो वापस भी वो एयर के थ्रू ही आपकी तरफ आएगी, क्योंकि आपसे और मिरर के बीच में जो मीडियम है वो एयर है। आपने एयर के मीडियम के थ्रू ही लाइट को ट्रांसमिट किया मिरर की तरफ, और मिरर से वापस लाइट आपकी तरफ आ रही है, वो भी एयर के थ्रू आ रही है, इसीलिए इसके अंदर मीडियम जो है वो सेम है। बट जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में बेटा मीडियम जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है, और इसी वजह से लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट बताया था कि लाइट की जो स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। रिफ्लेक्शन में स्पीड कभी चेंज नहीं होती है,
इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वहां पे मीडियम ही चेंज नहीं होता है। तो उसमें क्या है रिफ्लेक्शन में कि कभी भी किसी मीडियम के ऊपर आपने कोई लाइट रेज डाली, वो लाइट रेज वापस बाउंस बैक कर गई किसी पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद, उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इस रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है जैसे कि इंसिडेंट रे। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रीन कलर से हमने मार्क किया है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे उस रे को बोला जाता है जो रे मिरर की तरफ जाती है, ठीक है, यानी कि जो रे किसी भी पॉलिश सरफेस की तरफ जाती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कभी भी अगर आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डायग्राम आप बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पॉलिश सरफेस बनानी है। और कोई भी पॉलिश सरफेस बनाओगे तो उसमें एक साइड आपको इस तरीके से लाइंस मार्क करनी है ताकि पता चले कि इसका जो फ्रंट साइड है सिर्फ वही पॉलिश्ड है, यानी कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो आगे वाला पार्ट है यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्टिंग है, और पीछे वाला जो पार्ट है आपने बिल्कुल पॉलिश कर रखा है, यहां से कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो इसके अंदर फिर उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट मान लिया जाएगा और ऐसी सिचुएशन में लाइट बिल्कुल पास कर जाएगी, वापस नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी हम डायग्राम के अंदर ये जो प्लेन मिरर यहाँ पे आपको बोला है इसकी एक साइड को हम पॉलिश कर देते हैं और एक साइड जो है हमने रिफ्लेक्टिंग छोड़ी है। इसके बाद इसके अंदर जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो रे मिरर की तरफ आएगी, तो मिरर की तरफ जब रे आप डालोगे तो उसके लिए आपको एरो बनाना पड़ेगा टूवर्ड्स द मिरर कि जिस तरीके से ये मिरर पे जा रही है। फिर यहां पर एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर ये रे स्ट्राइक करेगी, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे उसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब इसी पॉइंट से रे वापस रिफ्लेक्ट करेगी, जैसा कि यहां पर आपको ये ऑरेंज कलर वाली रे दिखाई गई है डायग्राम में, रिफ्लेक्टेड रे इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसे ही यहां पर भी होगा और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी। इन दोनों ही रेस के बीच में एक इमेजिनरी रे मानी जाती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, NORMAL, नॉर्मल इसको बोला जाता है। अब इसके अंदर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जिसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जिसको हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो हम रिफ्लेक्शन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे मैंने आपको बताया कि वो रे जो मिरर की तरफ जाएगी या मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहां पर हम फिर से देख लेते हैं, एक बार हम पहले यहां पर मिरर बना लेते हैं, ये मिरर का पॉलिश सरफेस हो गया और ये वाला पार्ट जो है वो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब यहां पर एक रे आ रही है मिरर की तरफ, इसको हमने बोला इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमारे पास हो गई है इंसिडेंट रे। इसके बाद जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो पॉइंट हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट से ये रे वापस जाएगी टुवर्ड्स दी थ्रोवर या टुवर्ड्स दी एमिटर, जिस भी सोर्स से आई है उसकी तरफ वापस जाएगी। और जब ये वापस जाएगी तो हम एरो आउटवर्ड्स बनाएंगे यानी कि बाहर की तरफ बनाएंगे और इस रे को फिर हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो पहले इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे में क्या है? द रे ऑफ लाइट which falls on the mirror reflecting surface, वो लाइट रे जो कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है उसको हमने बोला इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दैट पॉइंट जहां पर जो इंसिडेंट रे है इट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, वो रे जो मिरर से वापस आ रही है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी रे आती है जो कि मिरर से तो 90 डिग्री के एंगल पे होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है एक ऐसी लाइन होती है जो कि राइट एंगल पे यानी कि परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बनाई जाती है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इसी तरीके से जो आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट यहां पर आता है, एक आपने इसमें टर्म पढ़ी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम थोड़ा सा एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोला गया है उसके लिए हम एक बार पुरानी इमेज पे वापस जाते हैं। दो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं,
तो नंबर 1 लॉ बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि तीनों ही रेज जो है सेम प्लेन में रहती हैं, सेम मीडियम में रहती हैं, बट कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। इसके बाद एक और लॉ इसमें बोला जाता है, सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये दोनों लॉज यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टिंग रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप आगे इसमें मेंशन कर सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर भी हम लिख सकते हैं। और रिफ्लेक्शन जो है ना वो दो तरीके का होता है और वो डिपेंड करता है सरफेस पे, कि आपकी जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है या आपकी सरफेस रफ सरफेस है। आप लोगों को मैं एक फिनोमिना बताता हूं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप घर में कोई भी न्यू यूटेंसिल खरीद के लाते हैं, कोई भी नया बर्तन खरीद के लाते हैं, मान लीजिए आप कोई स्टील की प्लेट लेके आए, न्यू प्लेट, तो उसमें आपको आपकी जो इमेज है वो बहुत ही क्लियर दिखेगी। बट अब वही जो स्टील प्लेट है वो 1-2 साल आपने घर में यूज कर ली है, डेली वॉश होती है, तो उसके बाद क्या होगा कि 1-1.5 साल के बाद उसमें आपको जो है ना आपकी इमेज ब्लर दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉश कंटिन्यूसली वॉश होने की वजह से उसकी जो सरफेस है वो रफ हो चुकी है। तो रफ जब सरफेस हो जाती है ना, तब जो रिफ्लेक्शन होता है वो ढंग से नहीं हो पाता है, और उस सिचुएशन में जो रिफ्लेक्शन है उसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी हम उसको बोलते हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर हम उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है। डिफ्यूज यानी इसके फ्यूज उड़ चुके हैं, ये रिफ्लेक्शन सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद जो रेगुलर होता है, ठीक है, उस रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, आपकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहेगी, जितनी भी इंसिडेंट रेज आएंगी सारी आपस में पैरेलल हैं, ये सारी इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल हैं, और सभी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल हैं। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो कि सारी इंसिडेंट रेज भले ही पैरेलल हो, लेकिन उनकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो पैरेलल नहीं हो रही है, एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है। तो इसमें जो है आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा कि जो आपकी रिफ्लेक्शन है उसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहेंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी लाइट पैरेलल ही रहती है, यानी सारी इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल और सारी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल। बट इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि वहां पर पैरेलल बीम जो आ रही है ना वो पैरेलल नहीं रहेगी, भले ही इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही हैं, लेकिन मिरर से या किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल नहीं होंगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हमेशा एक स्मूथ सरफेस चाहिए होती है, जैसे कि मिरर, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है वो रफ सरफेस से होती है, जैसे कि वुड हो गया या स्टोन हो गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एकदम शार्प एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इमेज बनती है, जबकि इररेगुलर रिफ्लेक्शन में या तो इमेज बनेगी नहीं, और अगर बनेगी तो बहुत ज्यादा ब्लर इमेज बनेगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्लर्ड इमेज। ठीक है। इसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में निकल जाती हैं, वो कहीं पे भी, मतलब उनका कोई सगा नहीं है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में चली जाती हैं, उनका आपस में बंटवारा हो जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमने एक चीज नोटिस करी कि दोनों ही रिफ्लेक्शन में इमेज बन रही है, सारा खेल इमेज का ही है। अगर इमेज सही से बन गई तो बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन हुई है, सरफेस अच्छी है, और अगर इमेज अच्छी नहीं बनी तो बोल देते हैं कि भाई बहुत बेकार सरफेस थी, या इररेगुलर रिफ्लेक्शन है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो एक्चुअल में ये इमेज होती क्या चीज है? तो इमेज जो है इमेजिनरी ही है, ठीक है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो लाइट रेज जब किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, या तो वो सच में आके मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्टर वाली जो इमेज होती है, दो तरीके की इमेज हम बात करते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज।
तो प्रोजेक्टर वाली जो इमेज होती है वो आप किसी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, या मूवीज थिएटर्स में आप जाते हो वहां पे भी इमेज प्रोजेक्ट हो रही है, स्क्रीन पे आ रही है। लेकिन जो मिरर में जो इमेज आती है वो किसी स्क्रीन पे नहीं बन रही, वो मिरर के पीछे बन रही है। प्रोजेक्टर वाली इमेज को आप टच भी कर सकते हो, लेकिन मिरर वाली इमेज जो है आप उसको टच नहीं कर पाओगे, इन द सेंस मतलब बाहर बाहर से आप सिर्फ मिरर को ही टच कर रहे होगे, आपकी इमेज में कुछ चेंज नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्टर वाली इमेज के आगे हाथ लगा दो तो वहां से उस पोर्शन में वो इमेज आपको नहीं दिखेगी। इट मीन्स प्रोजेक्टर वाली इमेज जो है वो आपके प्रेजेंस से अफेक्ट हो सकती है। तो एक्चुअल में अब हो क्या रहा है, जैसे कि ये सरफेस है यहाँ पर और यहाँ से कुछ लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, ये लाइट रेज वापस रिफ्लेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे, तो या तो वो एक्चुअल में मीट कर जाए, ठीक है, या फिर वो पीछे कहीं जाके मीट होती हुई दिखे। अगर एक्चुअल में मीट कर गई तो उसको रियल इमेज बोलते हैं, और अगर वो कहीं पर पीछे मीट करती हुई दिखेगी तो उसको हम वर्चुअल बोलेंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि रेज आ रही हैं, रेज आने के बाद पीछे कहीं पे मीट होती हुई दिख रही है। डॉटेड लाइन का मतलब है कि यहाँ पर एक्चुअल जो है मीटिंग नहीं हुई है, ठीक है, पीछे की तरफ कहीं पे पोजीशंस में मीट होंगी। बट रियल में क्या हो रहा है कि ये रे आई रिफ्लेक्ट हुई, सेकंड रे आई रिफ्लेक्ट हुई, थर्ड रे आई रिफ्लेक्ट हुई, फोर्थ रे आई रिफ्लेक्ट हुई, और एक ही पॉइंट पे सारी रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो मिरर के सामने ही आपकी इमेज बन गई, तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। तो रियल इमेज जो है वो हमेशा स्क्रीन पे बनाई जा सकती है, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं आएंगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज में कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, क्योंकि दे आर अपीयरिंग टू मीट बट दे आर नॉट मीटिंग इन एक्चुअल, तो कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है। बट रियल इमेज में एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी बनेगी, यानी कि उसका अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो उसकी इमेज ऐसे बनेगी, नीचे की तरफ अपसाइड डाउन हो जाता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब होता है बिल्कुल सीधी रहती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसकी इमेज भी ऐसी ही रहेगी, यानी उसका टॉप टॉप ही रहेगा और उसका बॉटम पार्ट बॉटम ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब हम। अब क्योंकि ये सारी इमेज मिरर्स में बन रही है, तो मिरर क्या चीज है भाई, तो मिरर जो है एक पॉलिश सरफेस होती है, जैसे ग्लास वगैरह हो गया। अच्छा, मिरर को बनाते कैसे हैं, उसके लिए क्या करना है, पहले एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे क्या करेंगे हम, अगर बहुत सस्ता वाला बनाना है तो एल्युमिनियम का फॉइल पेपर ले लो, वरना हम कोई भी एक पॉलिश्ड मेटल की सरफेस लेते हैं बहुत ही पतली सी। आप चाहें तो सिल्वर भी ले सकते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास लेके उसके जस्ट पीछे हमने जो है एक सिल्वर का पेपर लगा देना है और बाद में उसको बैक साइड से पॉलिश कर देना है, तो उससे क्या होगा, इमेजेस रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम वो सिल्वर जो है वहां पे डिग्रेड होता रहता है, इस वजह से फिर वो मिरर जो है उसमें आपने देखा होगा डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, या मिरर जो होता है उसमें से इमेज अच्छे से नहीं बन रही। तो मिरर दो तरीके का है, एक प्लेन मिरर है और एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर पहले देखते हैं। तो प्लेन मिरर जो होता है उसमें क्या है कि भाई आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सीधी है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ऐसे कर्व नहीं बना रही है। अगर कर्व बनेगा तो वो स्पेरिकल हो जाएगा। तो सीधी सरफेस जहां होती है उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। और प्लेन मिरर के ना इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जब भी प्लेन मिरर इमेज बनाता है ना तो वो कुछ पर्टिकुलर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1 कि प्लेन मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, यानी कि कभी भी उसकी इमेज आपको स्क्रीन पे आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते, वो इमेज हमेशा बैक साइड में ही रहेगी, मिरर के पीछे रहेगी, तो वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज है इस वजह से इरेक्ट इमेज भी है कि आप जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपका हेड नीचे नहीं दिखता है, ऐसा तो नहीं होता कि आपके पैर ऊपर आ गए और आपका सर नीचे चला गया, आपका सर की जगह पे दिखता है, टॉप पे दिखता है, पैर नीचे की तरफ ही दिखते हैं। और दूसरी चीज, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है भाई, जितने आप हैं उतनी ही आपकी वहां पर इमेज बनती है, ठीक है। ये वो मेले वाला मिरर नहीं है कि वहां पे जादुई शीशा होता है कि छोटे बड़े दिख जाते हैं, वो छोटे बड़े कुछ जादू नहीं है, वो सिर्फ स्पेरिकल मिरर का कमाल है, ठीक है। पर प्लेन मिरर में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, जितने आप हैं उतनी ही आपकी इमेज बनेगी। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। आप मिरर के जितने पास खड़े होंगे मिरर में आपकी इमेज भी उतनी ही पास होगी, और अगर आप मिरर से जितना दूर चले जाएंगे आपकी इमेज भी मिरर में उतनी ही पीछे चली जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर दोनों ही इक्वल रहते हैं। इसके बाद इमेज वर्चुअल तो है बट लेटरल इन्वर्टेड है। अब ये लेटरल इन्वर्ट क्या होता है भाई, तो लेटरल मतलब होता है लेफ्ट राइट,
ठीक है, तो लेफ्ट राइट रिवर्सल हो जाता है। सेल्फी मोड में आपने देखा होगा बहुत सारे कैमराज में आपका जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है, आपका लेफ्ट राइट बन जाता है। तो यही सेम चीज मिरर में भी होती है। प्लेन मिरर में आपका लेफ्ट साइड राइट हो जाता है और आपका राइट साइड जो होता है वो लेफ्ट बन जाता है। उसी चीज को हम लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड मिरर हम या सॉरी इमेज उसको हम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम स्पेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड और भी क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वेरी सून। बाय बाय।